नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं CDP यानी बाल विकास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यानी लॉरेंस कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जहाँ बता दें कि कोलबर्ग जो है, लॉरेंस कोलबर्ग, वो कहाँ के थे? अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया यानी प्रतिपादन किया। अगर पूछा जाए कि नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया या किसने दिया, तो वो दिया है लॉरेंस कोलबर्ग। और लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, तो उन्होंने जो भी अपना सिद्धांत दिया मोरल डेवलपमेंट, वो किस पे दिया? मोरल मतलब नैतिक पे। तो नैतिकता होता क्या है? नैतिकता यह गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता के द्वारा ही हम सही और गलत को पहचानते हैं। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब कि समाज में अगर झूठ बोला जाता है तो उसको क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। सच बोला जाता है तो उसको सही माना जाता है। तो मतलब कि समाज के द्वारा क्या किया गया है? कुछ नियम से बनाए गए हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। तो उसी के आधार पर नैतिकता है। मतलब अपने सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता के बारे में कौन जानता है? बच्चे जानते हैं। ठीक है, कि नैतिक दुविधा क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट यानी मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें सही या गलत डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। सपोज डेट कि आपके फैमिली का कोई मेंबर से है जो एक्सीडेंट हो गया, जिनके मरने का डर है, हो सकता है कि वो मर जाए। ठीक है, अगर आप उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो उसकी जान जा सकती है। ठीक है, और साथ ही आपका उसी वक्त पेपर है जिसमें आपका लास्ट स्टैम्प है या फिर आपका लास्ट चांस है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे जिससे उसकी जान बच सकती है, जो आपका फैमिली मेम्बर है, जो आपका प्यारा है, या फिर आप एग्ज़ाम्स को देखेंगे जिससे आपका करियर बनेगा। तो यहाँ पे क्या गया, आप किसी एक को चूज करना है। मतलब एक ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है जिसमें आप सही और गलत के बारे में डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके अनुसार माना ये गया है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस क्या करेगी? पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है, हिंज की कहानी। हिंज देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसकी बीवी जो है क्या बीमार है, यानी इसको कोई जो है एक ऐसा डिजीज हो गया जिससे उसकी जान जा सकती है। उनको डॉक्टर ने दवाई लिख करके दिया, उनको कहा कि आप दवाई लेके आइए। तो वो एक केमिस्ट के पास जाता है, दवाई केवल इसी केमिस्ट के पास। और केमिस्ट कर क्या रहा है कि अगर 20 रुपये की दवाई है तो उसको 100 गुना मतलब 2000 रुपया में दे रहा है। और उनके पास उतना रुपया है नहीं हिंज के पास कि वो दवाई ले पाएगा। ठीक है, एफर्ट कर पाएगा। कहता क्या है ये मेडिकल वाले से कि आप हमें दवाई दे दीजिए, हम कुछ रुपया बाद में दे देंगे। लेकिन मेडिकल वाला कहता है कि मुझे अभी सारे रुपये चाहिए। अब इस स्थिति में होता क्या है कि हिंज अपने रिश्तेदारों के द्वारा भी रुपया इकट्ठा करता है, लेकिन उतना रुपया उसके पास होता नहीं कि वो दवाई लेके आएगा। तो इस स्थिति में उसके पास दो सिचुएशंस होंगी। या तो वो दवाई चोरी करेगा, क्या करेगा? दवाई चोरी करेगा, या फिर अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में हिंज ने क्या किया कि उन्होंने दवाई चोरी की। ठीक है, ये बता देते हैं आपको। इसी पर जो है लॉरेंस कोलबर्ग जो थे, अपने बच्चे यानी कि अलग अलग एज के बच्चे थे, उस पे एक्सपेरिमेंट किया। इस कहानी के द्वारा उनसे पूछा गया कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे, तो उसी के तौर पर उन्होंने अलग अलग डिसीजंस दिए, जिसके लिए उन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए। कितने लेवल दिए? 3 लेवल दिए हैं। और स्टेज कितने दिए हैं? 6 स्टेज दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक आ जाता है नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल की गई प्रक्रिया नैतिक तर्कन। मतलब सही या गलत क्या है, सही क्या है, गलत, इसके लिए जो हम तर्क लगा रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग कहा जाता है। जैसे कि इसमें जो है क्या किया गया है, हिंज की कहानी में हिंज ने क्या सोचा है? चोरी करना दवाई या फिर बीवी को मरने छोड़ देना है, तो उन्होंने चोरी को चुना। ठीक है, दवाई की चोरी की, तो उन्होंने अपना जो इसमें तर्क लगाया, यूज किया, वो वही क्या कहलाएगा? मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कना कहलाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हमने बताया कि कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल्स दिए हैं। कितने लेवल? 3 लेवल्स दिए हैं, 6 स्टेज दिए हैं। जिसमें पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, मतलब प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, जो 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में
नैतिक तरकना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें बच्चे जो है अपना खुद का सेल्फ है डिसीजन नहीं लेते हैं, वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे के द्वारा उन पर डिसीजन थोपा जाता है, मतलब एक तरह से, ठीक है, माँ बाप हो या पड़ोस हो उनके द्वारा ये अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब ये कहा गया कि प्री कॉन्वेंशनल के भी 2 स्टेज दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला क्या है, हमने बताया कि लेवल कितने हैं, लेवल कितने दिए हैं, कोलबर्ग ने 3 दिए हैं और स्टेज कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। मतलब कि जो भी लेवल हैं सबके क्या है, 2-2 स्टेज हैं, तो इस तरह से 6 स्टेज हैं, ठीक है, और 3 लेवल्स हैं। तो पहला लेवल जो है वो है प्री कॉन्वेंशनल, उसी को 2 भाग में जो बांटा गया है 2 स्टेज में, वो है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा तथा आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने बोला कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिले। इसमें बच्चे जो है क्या है, 4 वर्ष से 10 वर्ष के हैं। इसमें बच्चे ने कहा कि अगर हिंज ने अपनी बीवी के लिए दवाई चोरी की तो उसे क्या होगी, सजा होगी, मतलब जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, सजा हो सकती है, सजा मिलेगी। तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में है कि वो उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सजा से बचने के लिए इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, किसी भी गलत काम करने से बचते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुक्ता, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे कि तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद करेगा। सपोज डेट कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने किसी का पेंसिल तोड़ दिया है या किसी का कोई सामान ले लिया है, तो वो बच्चा भी उसका पेंसिल या कोई सामान तोड़ देगा या फिर एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा। मतलब कि अगर उसका कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया तो वो भी उससे किताब ले लेगा या रेड पेंसिल लेगा या पेन ले लेगा। अगर पेन लिया है तो वो उससे भी रेड पेंसिल मांगेगा, ठीक है, पेंसिल मांगेगा। तो ये क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज है एक तरह से, एक दूसरे से जैसे को तैसा। मतलब कि अगर उनके साथ कोई मारपीट कर रहा है, कोई बच्चा उसको मारा है तो वो भी उसको मारेगा, तभी उसको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा किसमें, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव्स में, ठीक है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे भी उसका पेन तोड़ देगा, ठीक है, पेन तोड़ दिया। यहाँ पे इसमें है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है। कानून से बचने के लिए क्या करेगा बच्चा, पालन करेगा आज्ञा का, जो उनको सेल्फ है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वो 4 से 10 वर्ष के होते हैं, सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, दूसरे के द्वारा उन पर डिसीजन थोपा जाता है, एक तरह से दूसरे का डिसीजन का प्रभाव होता है। तो वो क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, जो कानून होता है उसका पालन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा जो है कॉन्वेंशनल स्टेज, मतलब 10 से 13 वर्ष है। इसमें जो बच्चे होंगे वो क्या है, 10 से 13 वर्ष में। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों के अंदर समावेशित कर लेता है, दूसरे के मानकों को क्या करता है, अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करता है, दूसरे के मानकों को क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसको भी क्या है, कोलबर्ग ने 2 स्टेज में बांटा है। तो इसका 2 स्टेज जो है वो कौन कौन सा है, एक है गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन क्या है, दूसरों के साथ भला कर उन्मोदन अर्जित, यानी अर्न अप्रूवल करना। मतलब कि वो एग्ज़ाम में नंबर लाएगा तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा, लोग बोलेंगे कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये अच्छे से पढ़ते हैं, तो मतलब कि दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये करते हैं। किसमें, गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़की किसमें, कॉन्वेंशनल लेवल में होगा, और स्टेज क्या होगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर वो एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आ रहा है तो उसका माँ बाप क्या करेगा, अपने बच्चे उस बच्चे की तारीफ करेंगे, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा जो है कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का अगर एक्सीडेंट हो गया तो रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कहा यह गया है कि इसमें बच्चे क्या करेगा, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करेगा। मतलब कि समाज में जो भी कानून से इस्टेब्लिश्ड हैं, समाज के जो भी एथिकल्स हैं, मतलब उनको, और जो भी कानून है उनको बनाए रखने की कोशिश करेगा वो। और वो जानेगा कि अगर उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया तो वो कभी भी रेड लाइट पार नहीं करेंगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, ठीक है। इसमें वो कानून की व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा है, लास्ट स्टेज है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो क्या होता है 13 वर्ष से ऊपर होगा। पहला क्या होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो क्या होता है 4 वर्ष से 10 वर्ष का होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, जो क्या होता है 10 से 13 वर्ष का होता है, 13 वर्ष के बच्चे से।
और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा लेवल उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी उनको हिंज डिलेमा की कहानी बताए, उन पर उनका तर्क जानने का कोशिश किया। कौन? लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, अब इसमें कहा गया तीसरा नंबर उत्तर रूढ़िगत यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 वर्ष से ऊपर होगा। इसमें डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए। क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, इसमें किसके लिए डिसीजन लिए जाते हैं? खुद के लिए, समाज के लिए नहीं लिया जाता। वो खुद चूज करेगा, मतलब वो खुद से सेल्फ डिसीजन लेगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो समाज पे निर्भर नहीं करेगा, उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा, जो गलत लगेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो समाज के लिहाज से वो गलत ही क्यों ना हो, अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा करेगा। ठीक है, इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। पहला जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले के लिए, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उनके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। सपोज जज की कोई बच्चे हैं, उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पे है तो रेड लाइट जल रही है, तो उसे चाहिए कि वो रेड लाइट क्रॉस करके अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाए, जिससे उसके पापा की जान बच सकती है। तो वो क्या करेगा? यही काम करेगा। मतलब कि कोई नियम है जो क्या है खराब है, तो वो उन नियमों को भी तोड़ सकता है। किसमें? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। ठीक है, जो क्या है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब लेवल 3 का है। लेवल 3 का कौन है? फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वाला स्टेज है, 5वां स्टेज है, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। इसमें किशोर क्या करता है? दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर जो क्या करता है? दूसरे की फायदाओं के लिए अपनी जान पर खेल लेता है। जैसे कि भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लोगों के यानी भारत देश के लोगों के बारे में सोचा, उनकी आज़ादी के बारे में सोचा, उनके स्वाभिमान के बारे में सोचा, अपनी जान निछावर कर दी, मतलब दूसरे के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। ठीक है, तो वो क्या है? इथिकल, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, अब जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत क्या दिया था उसकी आलोचना की गई। क्यों? क्योंकि उसका जो सैंपल्स था, उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? केवल मेल्स था। कौन थे? मेल थे, मतलब सिर्फ लड़के पे, लड़कियों पे नहीं किया गया। हो सकता था कि लड़की का जो मॉरल ये होगा, थिंकिंग होगा, वो क्या होगा? लड़के से बेहतर भी हो सकता है, या लड़के से दूसरा हो सकता है कि लड़की क्या ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो वो इस मामले जो हिंज वाली कहानी थी उसके मामले में अलग तरीके से वो अपना राय दे सकती थी। ठीक है, तो कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इसके सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन ने की। मतलब कि इन्हीं की क्या थी? विद्यार्थी है कैरल गिलिगन। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। मतलब कि इन्होंने बताया कि ये बायस्ड थे, जेंडर बायस्ड थ्योरी है। इसमें क्या किया गया? केवल पुरुषों को यानी मेल्स को प्राथमिकता दी गई है, फीमेल को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ठीक है, अब है मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस में इंपॉर्टेंस नहीं दी है। साथ ही इसका एक ये भी है क्रिटिसाइज है कि ये सभी जो है कल्चर्स में जो है सामान्य नहीं होगा। हो सकता है किसी कल्चर में किसी चीज़ को सही माना जाता हो, किसी कल्चर में किसी चीज़ को गलत माना जाता हो, इसलिए ये जो है सभी कल्चर्स में मान्य नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम मेन पॉइंट आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया? मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या बताया है? नैतिक तर्क के बारे में, डिलेमा के बारे में। उसके बाद हिंज की कहानी के द्वारा उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी राय ली है कि उनकी बीवी बीमार है और उनको दवाई नहीं मिल रहा है। केमिस्ट क्या कर रहा है? 100 गुना ज़्यादा दाम में दे रहा है, उनके पास रुपया नहीं है, वो खरीद नहीं सकता है, और इस स्थिति में वो क्या करेगा? या तो वो चोरी करेगा अपनी बीवी को बचाने के लिए, या वो अपने बीवी को मरने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, और उन्होंने 3 लेवल दिए हैं। कौन कौन? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और सभी को 2-2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो ये था, और उसके साथ ही उनका आलोचना किसने किया? कैरल गिलिगन ने किया है, जो क्या थी? उनकी स्टूडेंट थी। तो दोस्तों आई होप हमने आपको लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी था उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।